बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पान मसाला और तंबाकू को लेकर के बदला नियम, 1 अप्रैल से लगेगा 1 लाख रुपए जुर्माना। सीएम नीतीश कुमार से बदला लेने की तैयारी में जीतन राम मांझी, राहुल गांधी से बात की आ रही है खबर। बिहार की राजनीति में उठा पटक, कांग्रेस ने 18 विधायकों को हैदराबाद भेजा। फिर से लौटेगी ठंड, दिल्ली में कोहरा तो यूपी बिहार में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग का ताजा अपडेट। बिहार में मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा खेला, इस बड़ी पार्टी के सैकड़ों पूर्व नेताओं को दिलाई सदस्यता। बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार जिला और तारीख दोनों अलग अलग, देखें तैयारी। बिहार के कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद लाए जाने पर बोले सम्राट चौधरी, हमारे पास 128 विधायक, हमें इनकी जरूरत नहीं। गरीबों को 2 लाख की सहायता, बिहार उद्यमी योजना की आज सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं शुरुआत, जाने कैसे मिलेगा लाभ। क्या तेजस्वी बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर के बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे, चौंका देगा सर्वे का जवाब। खिलाड़ी बने चले थे, तेजस्वी को बीजेपी के विजय सिन्हा का जवाब, लालू परिवार को मिलेगा कर्मों की सजा। ये 3 विधायक क्यों नहीं गए हैदराबाद, बगावत की तैयारी तो नहीं, इस कांग्रेस विधायक ने कर दिया क्लियर। भारत के इस जगह पर सूरज निकलने से पहले गांव के चक्कर लगाते हैं लोग, जाने वजह। भाकपा माले ने कहा नीतीश कुमार के महागठबंधन से बाहर जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी, पूरा मामला जानकर के हो जाएंगे हैरान। तो बिहार में फिर से होगा खेला, पदभार लेते ही एक्शन में नीतीश कुमार के मंत्री, तेजस्वी यादव को दिया सीधा जवाब। कांग्रेस अपने विधायकों के साथ बंधुआ मजदूर की तरह कर रहे हैं व्यवहार, विजय सिन्हा का करारा जवाब। नीतीश से अब भी नाराज है मांझी, पहले 2 मंत्रालय की थी डिमांड, अब ऐसे किया हमला। बिहार में बेटा बेटी के साथ मां भी दे रही है परीक्षा, जब बेहद अनोखी है प्रतिमा कुमारी की ये कहानी। कुर्सी तो आनी जानी है, क्या मंत्री संतोष सुमन ने दे दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर खुद बताई पूरी सच्चाई। बिहार के बैंकों में लावारिस पड़े 2500 करोड़ के खाता धारकों को खोज रही है राज्य सरकार, जाने क्या है पूरा मामला। साइकिल पर कोयला लेकर के चले राहुल गांधी, कहा युवा श्रमिकों का दर्द समझना है जरूरी। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से, तो बात करते हैं कि पान मसाला, तंबाकू और गुटखा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों पर 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लग सकता है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से आज नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें इस बारे में सूचना दी गई है। जीएसटी की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीन का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जीएसटी अधिकारियों के साथ अपने पैकिंग मशीनरी को रजिस्टर्ड करने में विफल रहती है तो फिर उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेवेन्यू लीकेज को बढ़ाना है। जब फाइनेंस बिल 2024 में केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वहां पर रजिस्टर्ड नहीं होने वाले प्रत्येक मशीन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार ने नई सरकार बना ली है, लेकिन हलचल अभी भी तेज है। एक तरफ जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इसी बीच ऐसी खबरें सामने आई है कि मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर अब खुद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने बयान दिया है और इसका खंडन भी किया है। संतोष सुमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान जारी करके कहा कि वे एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार की परवाह की है। उन्होंने इस्तीफे की खबर को निराधार बताया है। जैसे ही इस्तीफे की खबर फैली तो फिर सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ गई। इसके बाद जाकर के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने इसे स्पष्ट कर दिया है। संतोष कुमार सुमन ने एक्स पर लिखा है कि मेरे इस्तीफे की खबर फैलाई जा रही है, जो बिल्कुल भी निराधार है। मैं एनडीए के साथ था, हूं और रहूंगा। किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। लोभ लालच प्रलोभन की राजनीति को मैं चिमटे से भी नहीं छू सकता। जब मुझे सत्ता से ज्यादा बिहार की परवाह है। आपका आशीर्वाद काफी है, कुर्सी तो आनी जानी ही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए और फिर सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाने का ऑफर दिया है, जब उन्हें फोन भी किया गया है। ऐसे में कयास भी लगाए जा रहे थे कि 2 मंत्री पद न मिलने से जीतन राम मांझी नाराज हैं और संतोष सुमन इस्तीफा दे रहे हैं। इन्हीं सारी अटकलों और फिर चर्चाओं के बाद संतोष सुमन ने एक्स पर एक पोस्ट करके इसको अफवाह बताया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत रामगढ़ पहुंचे थे। जहां इस दौरान वे रामगढ़ चुट्टूपालू स्थित फांसी स्थल पर पहुंचे। जहां यहां क्रांतिकारी टिकैत उमराव सिंह और फिर शेख भिखारी को फांसी दी गई थी। जहां राहुल गांधी ने इस दौरान दोनों को श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में उन्होंने घाटी में साइकिल पर कोयला लाद करके ले जा रहे लोगों से बात की और कोयला लदी साइकिल को भी थोड़ी दूर खींचा। उन्होंने कहा कि साइकिल पर 200-200 किलो कोयला लेकर के रोज 30 से 40 किलोमीटर चलने वाले इन युवाओं की आय नाम मात्र है। जब बिना इनके साथ चले, इनके भार को महसूस किए या इनकी समस्याओं को नहीं समझा जा सकता है। इन युवा श्रमिकों की जीवन गाड़ी धीमी पड़ी तो फिर भारत निर्माण का पहिया भी थम जाएगा। दोस्तों, लगातार मोबाइल स्क्रीन देखने से आपको कंप्यूटर आई सिंड्रोम होता है। या इनके इलाज के बारे में बताएंगे कि आखिर यह संभव है या नहीं। आपको बता दूं कि आजकल हर काम के लिए मोबाइल होता है। जी मोबाइल से ही लोग हर काम करना चाहते हैं। ऑफिस की मीटिंग हो या फिर घर का सामान मंगवाना हो तो फिर बस फ़ोन उठाओ और बैठे बैठे हर काम हो जाता है। जहाँ एक तरफ इन उपकरणों ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे उपकरणों के कारण सेहत को कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। जी हाँ, जिनमें से एक है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। स्क्रीन को लगातार देखने के कारण आंखों पर दबाव बनता है और फिर इस वजह से सिर दर्द होता है। जहाँ आंखों से पानी निकलता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है और आंख से संबंधित अन्य समस्याएं होने लगती है। इस कंडीशन को कंप्यूटर आई सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब सवाल है कि क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है या फिर इसका इलाज संभव है। तो आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब हम विस्तार से आपको बताएंगे। इस विषय पर बेहतर जानकारी के लिए हमने डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन से बात की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि छोटे बच्चे से लेकर के वयस्कों तक आजकल सभी मोबाइल पर काम करते हैं। ऐसे में ये समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। जब कंप्यूटर आई सिंड्रोम होने पर आंख में खुजली, जलन, लाल होना और फिर फोकस करने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगती है। जिन लोगों को कंप्यूटर आई सिंड्रोम होता है उनके चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। इसके अलावा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने पर डबल विजन, कंधे में, अर्कन और फिर पीठ और फिर कमर के हिस्से में दर्द होता है। फिर डॉक्टर साहब से सवाल किया गया कि क्या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का इलाज संभव है। तो डॉक्टर ने कहा है कि हाँ, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को ठीक किया जा सकता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षण नजर आने पर डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। जब नेत्र परीक्षण की मदद से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है। अगर आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है तो फिर आप विजन थेरेपी की मदद ले सकते हैं। जहाँ विजन थेरेपी में एक्सपर्ट आंखों की एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे आंखों को स्वस्थ रखा जा सके। स्क्रीन टाइम कम करने से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार की सत्ता में काबिज महागठबंधन की पार्टी जिस काम को 27 जनवरी 2024 तक किसी भी काम को महागठबंधन सरकार का काम बताती थी, वहीं अब 28 जनवरी 2024 से नीतीश कुमार के अलग होते ही तरह तरह का आरोप लगा करके ये बताने में जुटी है कि इस 17 महीने की सरकार में उनके तरफ से क्या कुछ किया गया है। तो फिर वहीं जदयू भी इसका जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में सबसे पहले सत्ता से दूर हटते ही मीडिया में यह बयान दिया गया है कि काम तो हमने ये किया है। उनके अगले दिन राजधानी के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन जारी कर गया कि 17 महीने में
क्या कुछ किया गया है। ऐसे में इस महागठबंधन से अलग हुई जदयू भी कहां पीछे हटने वाली थी। एक तरफ ये भी अखबार में पोस्टर जारी किया गया है कि ये सारी चीजें 7 नशे पार्ट 2 का हिस्सा है। ऐसे में ये विवाद कम होने के बदले बढ़ते ही चला जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। जब 12 फरवरी को नीतीश सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेंगी। इन सब के बीच अब लड़ाई राजनीतिक बयानबाजी की नहीं बल्कि क्रेडिट की हो गई है। इसकी वजह यह है कि अब बिहार की जनता ये अच्छी तरीके से समझ गई है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी पार्टी के अपना नाता तोड़ और फिर जोड़ सकते हैं। ऐसे में इन चीज़ों पर बयानबाजी से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा यदि जनता के बीच अपनी छवि बरकरार रखनी है तो फिर अपने कार्यकाल में किए गए कुछ कामों को लेकर ही हो सकता है। बस यही वजह है कि तेजस्वी यादव के अलग होते ही इस बात को बड़ा मुद्दा बनाया गया है और फिर इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसको लेकर के अब एक मीडिया ने युवाओं से बातचीत की तो फिर उनका कहना है कि यदि जदयू इसे अपना 7 नशे पार्ट 2 बता रही है तो अच्छी बात है, ये हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जदयू पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता में काबिज है। ऐसे में यदि सही में उसकी ये सोच थी तो उसे ये योजना को पहले से लागू करनी चाहिए था। इसके लिए तेजस्वी यादव का इंतजार क्यों? यदि यही योजना नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते कर देते तो फिर ये उसकी चर्चा होती। अभी जब राज्य के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बहाली हुई तो फिर क्रेडिट तो बनता है। जी हाँ, राज्य के अंदर तेजस्वी के आने के बाद ही मेडल लाने के बाद नौकरी देने की चर्चा क्यों हुई? जबकि इस बात को लेकर के जब भाजपा के कुछ नेताओं से संपर्क किया जाता है तो फिर उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार हमारे साथ है तभी इसका रोड मैप तैयार हुआ था। जब हमने उसी समय कहा था कि हमारी एनडीए की सरकार 19 लाख लोगों को रोजगार देगी। इसमें कुछ सरकारी नौकरियां भी शामिल थी और फिर शिक्षकों की बहाली की भी थी। लेकिन जब इस योजना को धरातल पर लाने की बारी आई तो फिर नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए और इस वजह से ये काम नहीं हो पाया। उधर इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की सत्ता में पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी जदयू से सवाल किया जाता है तो फिर उनका कहना होता है कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हर तरह का विकास किया है और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। जहाँ ऐसे में ये जो टीचरों की बहाली होने वाली थी ये मुख्यमंत्री की ही 7 नशे पार्ट 2 के तहत शामिल किया गया था। इसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी का कोई भी योगदान नहीं है। जी हाँ, बल्कि ये पूरी तरीके से हमारी सोच है। ये महज एक संयोग है और फिर राजनीतिक हालात है कि हम उनके साथ थे तो फिर उसी समय लागू हुआ, बाकी इसमें उनका कोई भी योगदान नहीं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस क्रेडिट की राजनीति में आखिरकार जीत किसकी हासिल होती है, क्योंकि बिहार के अंदर अभी जो राजनीतिक हालात हैं वो इसे तेजस्वी का काम बता तो रही है, लेकिन उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कार्यकाल को भूल भी नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से भी उनकी छवि पर असर पड़ा है। और रही बात भाजपा की तो फिर ये कभी भी सत्ता के शीर्ष पर मजबूती से नहीं रह पाई है। लेकिन इस बार कुछ नया परिवर्तन हुआ तो फिर जनता को बदलाव की उम्मीद जरूर है। लिहाजा अब भाजपा इस पर कितनी खरी उतर पाती है ये तो फिर समय ही बताएगा। दोस्तों, बिहार में नवनिर्वाचित एनडीए सरकार का शक्ति परीक्षण 12 फरवरी को होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले बिहार के कांग्रेस विधायकों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह तेलंगाना के शमशाबाद एयरपोर्ट पर रविवार को पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के सभी विधायकों और फिर नेताओं ने फोटो सेशन भी किया। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद लाए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि घुमाने के लिए ले गए हैं, घुमाने दीजिए। जब दिल्ली आए थे अब उनको हैदराबाद लेकर के जा रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। जब उनको कहा कि विधायक घूमेंगे और फिर नवाब के शहर को देखेंगे, हमारे पास 128 विधायक है तो फिर हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें कांग्रेस और राजद का समर्थन नहीं चाहिए, हमें जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार 2020 में बनी है। ये बीच में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे तो फिर सबका इलाज होगा। वहीं हैदराबाद पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि नई सरकार बनी है, हम सभी यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से मिलेंगे और फिर उन्हें बधाई भी देंगे। दरअसल मेन बात यह है कि कांग्रेस को अपने विधायकों को टूटने का लगातार डर सता रहा है। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही कांग्रेस में लगातार टूट की खबरें आ रही है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बिहार भेजा गया था। जब 29, 30 और 31 जनवरी को कांग्रेसी विधायकों को राहुल गांधी की बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बहाने पूर्णिया में रोक रखा था। उसके बाद उन्हें झारखंड जाने के लिए कहा गया, फिर दिल्ली बुलाया गया और अब हैदराबाद में उन्हें लाया गया। दोस्तों, बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। जहां इसके लिए पटना के 4 देश रत्न मार्ग स्थित संवाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। यह समारोह में बिहार लघु उद्यमी योजना के शुभारंभ के साथ ही पोर्टल का लोकार्पण किया गया।
जहाँ इस योजना का लाभ मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता की जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद गरीब परिवारों को रोजगार के लिए बिना किसी शर्त के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। जब उस समय नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही थी, जहां उस योजना को अब एनडीए सरकार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू किया है। दोस्तों एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे एबीपी सी वोटर सर्वे किया है। आपको बता दें कि उस सर्वे में बताया गया है कि तेजस्वी बिहार में अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के बीजेपी के साथ मुकाबला करेंगे तो फिर स्थिति क्या होगी, महागठबंधन की पलड़ा भारी होगी या फिर बीजेपी। तो इसका जवाब हम आपको भी बताने वाले हैं क्योंकि सर्वे किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में हाल ही में सियासी उलटफेर के बाद इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा, जहां नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो गए। अब इससे लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर के एबीपी के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है, जिसमें लोगों से बिहार की राजनीति को लेकर के सवाल किया गया। एबीपी सी वोटर के सर्वे में लोगों के सामने कुछ सवाल रखे गए थे, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस के मिलकर के बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। तो इसमें कुल 52% लोगों ने माना है कि राजद और कांग्रेस बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगी। जी हां, 52% लोगों ने। वहीं पर 36% लोगों का यह मानना है कि तेजस्वी बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर के बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा 12% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते, नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले महीने 28 जनवरी को ही सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर के बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाई है, जब महागठबंधन से जेडीयू का अलग होने पर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान एवं मोर्चा पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा है जो मिलकर के चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 40 लोकसभा सीट में 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, जब वही कांग्रेस ने किशनगंज लोकसभा सीट पर दर्ज की थी। अब आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक बिहार में दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर के बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। तो इसका जवाब आपको बता दिया गया है कि 52% लोगों का मानना है कि हाँ मुकाबला कर पाएंगे, जबकि 36% लोगों का मानना है कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वहीं पर 12% लोग बीच में हैं, वो कह नहीं सकते। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जनता की भावना के अनुकूल हम लोगों ने निर्णय लिया है, जहाँ बिहार को बचाना हमारी प्राथमिकता थी। ऐसे में अपनी भावनाओं का महत्व कम हो जाता है, जनता की भावना का महत्व ज़्यादा हो जाता है। जहाँ रविवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने राजद पर हमला बोला है। जहाँ नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले सरकार में भ्रष्टाचार की एक एक फाइल को खोला जाएगा। जहाँ सरकार से बाहर होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था असली खेला तो बाकी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी बनने चले थे पर वे असफल रहे। जब लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे परिवार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। जब उन्होंने कहा कि राज्य में यानी कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया एनडीए सरकार में शुरू हुई थी। जातिगत जनगणना में सदन के अंदर एनडीए ने निर्णय लिया था। जनता सब कुछ देख रही है। जब राजद के लोग जितनी उपलब्धि गिना रहे हैं वे सभी निर्णय एनडीए सरकार में हुए थे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए को दिया था। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने बिहार को बदनाम और फिर भयभीत किया, नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर किया। वे लोग तिक्रम करके सरकार में आए थे। भाजपा ने जनादेश का जब सम्मान किया है। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। हमारी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खोली जाएगी। जांच में जो अधिकारी या फिर नेता दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों भारत के बिहार राज्य में एक ऐसा गांव है जहां लोग सूर्योदय से पहले पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। आमतौर पर जहां लोग अपने दिन की शुरुआत अपनी दिनचर्या से करते हैं, तो वहीं बिहार के एक गांव में लोग सुबह उठते ही गांव का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का ये काम सूरज उगते ही शुरू हो जाता है। हालांकि ये सिलसिला सिर्फ 1 या फिर 2 दिन का नहीं बल्कि पिछले 1 साल से चल रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के घनबेरिया गाँव का है। इस गाँव के लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जिसके
बाद वे रोजाना गांव का चक्कर लगाते हैं। वे अपनी साइकिल पर लाउड स्पीकर लगा करके मंत्रोच्चारण और फिर भजन करते हैं। इस गांव की ये अनोखी परंपरा पिछले 1 साल से चली आ रही है। हालांकि ऐसा करने के पीछे का मकसद गाँव में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना है। पहले इस भ्रमण में गाँव के कुछ ही लोग शामिल होते थे, लेकिन अब इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, जो रोज सुबह 4 बजे इस सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ उनकी यात्रा करीब 1.5 घंटे तक चलती है, जो गांव के एक मंदिर परिसर में आरती के साथ समाप्त होती है। जहाँ इसमें नौकरी पेशा लोगों से लेकर के मजदूर और फिर किसान तक सभी शामिल होते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गाँव के लोगों का ये प्रयास अच्छी है मिला जुला करके। दोस्तों, नीतीश कुमार महागठबंधन से छिटक करके एनडीए में चले गए हैं, लेकिन इस बीच महागठबंधन के साथी का कहना है कि नीतीश कुमार के ये महागठबंधन छोड़ने पर महागठबंधन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा माले के सदस्य धीरज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन छोड़ करके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झा ने रविवार को पार्टी के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि माले के विधायकों ने दलित गरीबों को उजाड़ने के लिए उनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और तब जाकर के सरकार ने निर्णय लिया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को भी नहीं उजाड़ा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मिथिलांचल को मोदी सरकार ने 10 साल में ठगने का काम किया है। यहाँ धीरेन्द्र झा ने कहा है कि केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पूरे मिथिलांचल को मोदी सरकार ने अपने 10 साल में ठगने का काम किया है। इस बार पूरे मिथिलांचल में गाँव में बैठ करके भाजपा के खिलाफ जोरदार मुहिम चलाएगा और फिर आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी है। अब पूरा मामले के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दें कि गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बुरे फंसे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने माफी मांग ली है। ऐसी खबर आई है कि इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर दिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने इस मामले को गुजरात के बाहर नई दिल्ली भेजने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं, जिसे लेकर कि वे आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, इसी मामले को लेकर के दिल्ली हस्तांतरित करने की विनती है। जी हाँ, विनती की है न्यायमूर्ति एएस ओका और फिर न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने तेजस्वी की तरफ से दायर याचिका के ताजा बयान को लेकर के दर्ज किया है। दोस्तों, बिहार में जिस खेल की बात पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही है, जब उसे खेलने के लिए जेडीयू तैयार है। जी हाँ, सोमवार को पदभार संभालते ही सीएम नीतीश कुमार के मंत्री विजय कुमार चौधरी एक्शन में दिखे, जहाँ उन्होंने तेजस्वी यादव के खेल वाले बयान का सीधा जवाब दे दिया है। जहाँ उन्होंने कहा है कि अगर बहुमत साबित करना ही खेला है तो फिर खेल होगा। दरअसल सोमवार को विजय कुमार चौधरी अपने कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, जहाँ उन्हें नई सरकार में जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया। इससे पहले महागठबंधन की सरकार में वे वित्त मंत्री थे। पदभार ग्रहण करने के बाद जब उनसे पूछा गया है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि खेल नहीं होगा, अगर बहुमत साबित करना ही खेला है तो फिर खेला होगा। विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा है कि सच्चाई यही है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। उनसे पूछा गया है कि क्या टूट होगी, तो आरजेडी टूट का दावा कर रही है। तो फिर इस पर उन्होंने कहा है कि हर पार्टी ये कोशिश करती है, लेकिन प्रजातंत्र में अंत में गणित की सच्चाई होती है। जब हम लोगों की सरकार के पास बहुमत है, ये सब जानते हैं, बिहार जानता है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी द्वारा बिहार के अपने विधायकों को हैदराबाद ले जाने की कड़ी आलोचना करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों के साथ बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार कर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सोमवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता वंशवादी और जमींदारी प्रवृत्ति की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बंधुआ मजदूर समझती है और बंधुआ मजदूर के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करती है। विजय सिन्हा ने आगे कहा है कि विधायक जनता के विश्वास और फिर जनादेश को लेकर के चुनाव चुन करके आता है। उनका सम्मान के साथ रहने का और फिर सम्मान से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करने का पूर्ण अधिकार है और फिर इस अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। बिहार में जारी सियासी दांवपेच के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बिहार आने का कार्यक्रम बना है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया दौरे पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि गया जिले में उनका कार्यक्रम तय होगा। आपको बता दें कि बिहार पीएम मोदी 10 फरवरी को गया जिले की बोध गया में 73 एकड़ में बने IIM के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को IIM बोध गया प्रबंधक ने
आमंत्रण किया है। संस्थान के पीआरओ के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी के से उद्घाटन समारोह में शिरकत करने की गुजारिश की गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी ये कार्यक्रम में आने की मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये उम्मीद है कि ये इस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि IIM संस्थान क्या है जिसके नए परिसर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय बोध गया के परिसर में 31 अगस्त 2015 को IIM संस्थान की स्थापना हुई थी। जी हाँ, इस दौरान बोध गया IIM ने कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ है। जब कोरोना काल से जब पूरा विश्व जूझ रहा था तो इस दौरान कई बड़ी कंपनियों ने IIM बोध गया के छात्रों को अपने संस्थान के लिए चुनाव किया। IIM बोध गया के लगभग छात्रों को विभिन्न संस्थानों में जगह मिली। इतना ही नहीं, इस संस्थान का रिसर्च के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ टाइप भी है। यहाँ के छात्र विदेशों में अपने जिला, प्रदेश और फिर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि IIM बोध गया में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR मैनेजमेंट की तालीम दी जाती है। इसके साथ ही ऑपरेशन इकोनॉमिक्स में भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की शिक्षा दी जाती है। वहीं प्रबंधन कौशल के लिए विभिन्न एजुकेशन प्लान के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद माना जा रहा था कि बिहार में सियासी हलचल का दौर थम चुका है। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अभी भी सीएम नीतीश कुमार से नाराज लग रहे हैं। जब एनडीए की सरकार बनने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार की कैबिनेट में 2 मंत्रालय की मांग की थी। हालांकि उन्हें एक ही विभाग मिला और फिर उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया। अब जीतन राम मांझी ने विभागों का जिक्र करते हुए इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गया के वजीरगंज कॉलेज में उन्होंने रविवार को बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 1984 से 2013 तक वे जब भी मंत्री बने तो उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ही बनाया गया है। अब उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है। हालांकि उसे भी वही मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने हमको सीएम बनाया तो लगा होगा कि भैया है, जो कहेंगे वो करेगा। उसके बाद कहने लगे कि जीतन राम मांझी अपने से काम करने लगा। उन्होंने कहा है कि हम सीएम थे तो पत्रकारों को पेंशन देने की योजना बनाई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे काट दिया। इस दौरान जीतन राम मांझी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के सभी सीटों पर जीत दिलाना है। उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या 14 लाख है, जबकि सरकारी भूमि 16 लाख एकड़ है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक भूमिहीनों को 1-1 एकड़ जमीन दी जाए। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों में रखते हैं, लेकिन किसी वजह से बैंकों में खाता खुलवाने के बाद भूल जाते हैं। यहाँ तक कि वे बैंकों में जमा पैसे भी निकालना भूल जाते हैं। यही नहीं, बिहार की सरकारें भी बैंक में जमा पैसा भूल जाती है। इस तरह बैंकों में करोड़ों रुपए लावारिस पड़े रहते हैं। जब बिहार की बात करें तो यहाँ के बैंकों में आम लोगों के लगभग 2,500 करोड़ रुपए लावारिस हालात में पड़े हुए हैं, जिनके खाता धारक या फिर उनके नॉमिनी को राज्य सरकार खोजने में जुटा हुआ है। यानी कि 2,500 करोड़ रुपए का कोई माँ बाप नहीं है। जब किसी का आता पता नहीं मिलने पर अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से इस राशि को जमाकर्ता शिक्षा और फिर जागरूकता कोष में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किया है। जब वहीं बिहार सरकार की बात की जाए तो करीब 275 करोड़ रुपए राज्य सरकार के विभिन्न खातों में पड़ी हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को भी इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। इसके बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों को अपने अपने बैंक खाते की जांच करके राशि का पता लगाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जिन बैंक खातों में 1 साल या फिर ज़्यादा समय से खाताधारी द्वारा कोई जमा निकासी नहीं की जाती है तो फिर बैंक उस खाते को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। ऐसे बैंक खातों में 10 साल कोई लेन देन नहीं होने से पर संचालन बंद कर दिया जाता है। हालांकि केवाईसी कराने के बाद इन बैंक खातों को फिर से सक्रिय कर दिया जाता है, जबकि नॉमिनी की स्थिति में सभी कागजात बैंक में जमा करना होता है। दोस्तों, बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद आरजेडी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी और फिर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए आरजेडी ने पूरे राज्य भर में कुल 41 जिला प्रभारी का मनोनयन किया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जिला प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी चुनावी तैयारी में जुटी हुई थी। इसी बीच नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और आरजेडी एक बार फिर से बिहार
की सत्ता से बाहर हो गई। बिहार में अब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। ऐसे में आरजेडी की चुनौती और अधिक बढ़ गई है। जहाँ चुनौती बढ़ने के साथ ही आरजेडी एक बार फिर से चुनावी तैयारी में जुट गई है। जब पार्टी और फिर संगठन को फिर से मजबूत किया जा रहा है। आगामी लोकसभा और फिर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने बदले राजनीतिक परिवेश के बीच तैयारियां तेज कर दी है और 2025 तक के लिए जिला प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। दोस्तों, रेलवे में अब भाप का इंजन हट गया है और वंदे भारत का डबल इंजन जुड़ गया है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कही है। जहां उनका संदर्भ बिहार की रणनीति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा है कि बिहार में विकास को अब और गति मिलेगी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में आने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के स्तंभ थे। जहाँ उनकी एनडीए में शामिल हो जाने से ये गठबंधन धराशायी हो चुका है। नीतीश के साथ आने से बिहार भाजपा में जीत का वोट मार्जिन बढ़ेगी। जब नीतीश कुमार को राजद के साथ चले जाने के सवाल पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमने दरवाजा बंद किया था, लेकिन जब बर्लिन की दीवार हट गई तो फिर दरवाजा खिड़की का सवाल ही कहाँ है। जब बहुमत एनडीए से को मिला था, बीच में राजद ने घुसपैठ कर लिया था। जब समूचे बिहार में अब फिर से विकास का कार्य रफ्तार पकड़ेगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीट जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। ये कहना है शाहनवाज हुसैन का, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के कद्दावर भाजपा के नेता हैं। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने का फैसला किया। इस परीक्षा में पास होने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। जब परीक्षा में सफल होने पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जहाँ परमानेंट नौकरी हो जाएगी। जल्दी की जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। अब इसको लेकर के नियोजित शिक्षकों में नाराजगी है। जहां सक्षमता परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जब पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जब शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में पास होने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। 26 फरवरी को होने वाली पहली परीक्षा सक्षमता परीक्षा एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। जो शिक्षक के लिए चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, या फिर 3 से कम चरणों में बैठते हैं, या फिर 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद पास नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। जहाँ राज्य में यानी कि बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों की संख्या है। जहाँ सालों से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जैसे सीएम नीतीश कुमार भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कह चुकी है। जब वहीं इस सक्षमता परीक्षा में 3 बार पास नहीं होने वाले शिक्षकों पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इसमें 5 सदस्य रहे। इस कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बनाया गया है। अब के पाठक के निर्णय का नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में एक बार फिर से ठंड की वापसी हो रही है। हालांकि उत्तर भारत में दिन में धूप निखिल रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि IMD यानी कि मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और फिर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। जहाँ हरियाणा के करनाल में कल सबसे कम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जहाँ वहीं 5 से 7 फरवरी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और फिर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, खबर मधेपुरा से है। यहाँ पर मधेपुरा जिला के शंकरपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र गश्ती के दौरान रायभीर गांव स्थित पंचमुखी चौक से 2 कोरेक्स कारोबार को 10 बोतल कोडिंग युक्त सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिला के अंतर्गत शंकरपुर थाना क्षेत्र के रायभीर चौक से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर के शंकरपुर थाना अध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया है कि दिनांक 3/2/2024 दिन शनिवार की करीब समय 9 बजे सशस्त्र बल एवं चौकीदार के साथ
रात गश्ती करते हुए समय 2:30 बजे करीब रायभीर स्थान पर किए जा रहे रायभीर पंचमुखी चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान धमदाहा की ओर से एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को देख करके गाड़ी घुमा करके भागने का प्रयास करने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ कर लिया गया है। खदेड़ करके पकड़ लिया गया तथा अपने कब्जे में लेकर के दोनों से बारी बारी नाम पूछताछ की गई। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों की जब बारी बारी से तलाशी ली गई तो फिर संदीप कुमार के पेंट के दोनों पॉकेट से 5 पीस प्लास्टिक के बोतल में सीलबंद कोडिंग युक्त कफ सिरप मिला है। प्रत्येक बोतल की मात्रा 100 ml है, जब कुल 500 ml कोडिंग युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है। केडीबी लाइव के लिए मधेपुरा शंकरपुर से प्रिंस प्रभाकर की रिपोर्ट। पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आई है। पूर्णिया में 23 एकड़ में बने 500 घर अब खाली हो जाएंगे। 200 पक्के और 300 कच्चे घरों पर बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि पूर्णिया के अब्दुल्ला नगर मोहल्ले के करीब 23 एकड़ जमीन में बने 500 घरों को पुलिस खाली कराने पहुंची है। जब कोर्ट के आदेश पर 400 से अधिक पुलिस वाले इन घरों को खाली कराने पहुंचे। जब मौके पर सदर एसडीपीओ कोर्ट के कर्मी भी मौजूद हैं। जब तनाव की स्थिति को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 200 से अधिक पक्के और 300 से अधिक कच्चे घरों को खाली कराया जाना, जब पर देर शाम तक पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा। कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने तक का प्रशासन ने मोहलत दिया है। आपको बता दें कि पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 42 अब्दुल्ला नगर के आनंद नगर मोहल्ले में बने घरों को खाली कराने पुलिस बल के साथ ही बड़ी संख्या में सेफ के जवान पहुंचे थे। जब पुलिस की कार्रवाई को लेकर के पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे लोग पिछले 40 साल से आनंद नगर में रह रहे हैं। जब उन लोगों ने कटिहार से सचिदानंद शाह से जमीन रजिस्ट्री कराई है, उस पर करीब 1000 से अधिक परिवारों का मकान बना हुआ है। जब उनकी जान भी चली जाए फिर भी वे अपना घर खाली नहीं करेंगे। अब्दुल्ला नगर में बने घरों को खाली कराने 400 से अधिक पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन घर वाले घर खाली करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये जो घर बना है ये अवैध रूप से घर बना है, ये सरकारी जमीन पर घर बना है, इसीलिए इसको तोड़ा जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।